हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आप मेरे साथ एएनएम की परीक्षा से संबंधित 50 प्रश्नों को देख चुके हैं। इस सीरीज़ को हम अब कंटिन्यू करते हैं और आगे के प्रश्नों को शुरू करते हैं। यदि आप इसी तरह की सीरीज़ को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में कार्बन के अपरूप का केवल एक अनियंत्रित संग्रह है। हमें मालूम है इंग्लिश में से कहा जाता है एमोर्फस एलोट्रॉप। तो प्योर फॉर्म में कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। पहला होता है हीरा, ग्रेफाइट, यह आप सभी को मालूम होगा, और तीसरा इसका रूप और फुलरीन। 3 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि एक अनियंत्रित संग्रह हमें बताना है। तो ये तीनों नहीं होंगे, ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा नहीं होंगे, और आंसर हो जाएगा इसका कोयला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह होते हैं वे कहलाते हैं। ये सभी क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। तो देखिए, ऐसे यौगिक जिनके समान क्रियात्मक समूह, तो आपको मालूम होना चाहिए क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, जो समूह किसी भी एल्कीन समूह के जो किसी एल्किल समूह के आगे जुड़ जाते हैं उन्हें कहा जाता है क्रियात्मक समूह। जैसे मान लीजिए हमारा एल्किल, इसको R से डिनोट कर रहे हैं हम, इसके आगे हमने लगा दिया CHO, CO, ये सभी हमारे कहलाएंगे क्रियात्मक समूह। OH, CHO यानी एल्डिहाइड, OH यानी अल्कोहल, CO यानी कीटोन। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि उन क्रियात्मक समूह को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है समजातीय या होमोलोगस। हाइड्रोकार्बन तो होगा ही नहीं। हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन की जो लंबी चेन होती है, जैसे प्रोटीन और विटामिन, सभी हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन के द्वारा ही मिलकर बने होते हैं। अपर रूप हम अभी देख चुके हैं। समावयवी हमें मालूम है। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर यानी कि उनका संगठन सूत्र तो समान रहे लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उन सबको हम क्या कहेंगे, आइसोमर। तो बच्चा क्या हमारा समजातीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसा कार्बनिक यौगिक जो हक तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकता है और अंधेपन का भी कारण बन सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा कौन सा यौगिक है जो हक तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा और अंधेपन का कारण बनेगा, कौन सा है वो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर इसका मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या करता है कि जब आपने सुना होगा कि शराब के कारण या जहरीली शराब पीने के कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। तो जो शराब पी जाती है, तो देखिए जो शराब पी जाती है उसका फॉर्मूला होता है शराब का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसे इथेनॉल कहा जाता है। और यदि इसकी जगह पी लिया जाए मिथेनॉल को या मेथेनॉल को, तो वो जहर का निर्माण करता है या इसी को जहरीली शराब कहा जाता है। तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान पहुंचाती है। इसकी क्वांटिटी हमारे शरीर में धीरे धीरे अगर जाती रहे तो धीरे धीरे हमारा तंत्रिका तंत्र खराब हो जाएगा और अंधेपन का भी ये कारण बन जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, 54वां क्वेश्चन है 54। कीटोन्स में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, जो किसी एल्किल समूह के आगे जुड़ते हैं, उन सभी को क्रियात्मक समूह कहा जाता है। तो कीटोन जो होते हैं CO इनका समूह है। इसको 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, COO इधर भी लिख सकते हैं और ऊपर नीचे कहीं भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर COOH, ये तो एल्डिहाइड हो जाएगा। CO सिर्फ यहीं पर दिखाई दे रहा है, COO, तो ये हो जाएगा हमारा कीटोन समूह। अगला प्रश्न, ऐसा स्थिर ताप जिस पर एक अपरूप दूसरे में बदलता है वह कहलाता है। यानी कि हमने क्या करा है कि तापमान को स्थिर रख दिया और एक अपरूप यानी कि एक एलोट्रोप दूसरे फॉर्म में जाके कन्वर्ट हो जाए
उस ताप को क्या कहा जाता है? क्रांतिक ताप, संक्रमण ताप, गलनांक या क्वथनांक? तो देखिए सीधे सीधे यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे क्योंकि हमसे पूछा है ताप, तो गलनांक और क्वथनांक तो हो ही नहीं सकते। क्रांतिक ताप और संक्रमण ताप, तो यहाँ पर हो जाएगा संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसमें एक अपरूप दूसरे अपरूप में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र है C4H8 उसके संरचनात्मक समअवयवों की संख्या बताइए। इसके पहले वाले प्रश्न में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, वो सभी समावयवी कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है C4H8 यानी कार्बन 4 रहेंगे और हाइड्रोजन भी 4 रहेंगे। तो संरचना के अनुसार उसके कितने समावयवी हो सकते हैं या इसे कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। देखिए ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये हो गए 4। अब इनसे यहाँ पर जुड़ जाएंगे सभी से एक एक हाइड्रोजन। ये आप सब पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी और इसकी डिटेल स्टडी हमने 11th क्लास में करी हुई है। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 4 प्रकार से लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये वाला कार्बन टूटकर इस पोजीशन पे जुड़ जाए या फिर सेम वैसे ही ये वाला कार्बन इस पोजीशन पे जुड़ जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है? 2 कंडीशन हो गई, इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है? दो हमने देख लिए हैं, तीसरा हम देखते हैं एक और। ये 1 2 3 कार्बन हो गए और वो जो लास्ट वाला कार्बन था वो बीच वाले पे जुड़ जाए। हमने 3 स्थितियां देख ली। जो आसपास वाला कार्बन है वो या तो दूसरे कार्बन पे आके जुड़ जाए, ये लास्ट वाला इधर आके जुड़ सकता है, या उस साइड से इस पर, यानी ऐसी 3 स्थितियां हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। एक स्थिति तो ये हो जाएगी, एक क्या थी हमारी, ये स्थिति थी। एक स्थिति हो जाएगी हमारी C और इन दोनों से भी 2 C आके जुड़ जाए, यानी हमें 3 स्थितियाँ ऐसी मिल गई हैं, यानी C4H8 के 3 समावयवी होते हैं। अगला क्वेश्चन, ABCD क्रमशः सांद्र HCl, तनु HCl, घोल और पानी है, उनके pH का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? मतलब ABCD हमें 4 चीज़ें दे दी हैं, उनमें HCl मिला है, उसमें अब तनु HCl, घोल और पानी, ये चारों चीज़ें। A हमारा सांद्र HCl हो गया, B तनु HCl हो गया और तीसरा कोई घोल है और चौथा कोई पानी है। तब हमें पूछा उनके बढ़ता हुआ pH। तो हम सभी को मालूम होगा कि जो शुद्ध जल या पानी होता है उसका pH कितना होता है? 7, यानी कि वो न्यूट्रल उदासीन होता है, ना वो क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है। तो अब हमें pH बताना है। pH 7 हो गया। अब हमें देखना है HCl, सांद्र HCl है तो इसका pH क्या होगा? जो जितना एसिडिक होगा उतना ही अम्लीय की ओर होगा। तो मान लीजिए इसका जो pH है वो 1 हम मान लेते हैं HCl का। उसके बाद तनु HCl, तो तनु HCl यानी 1 या 0 से लगा के 1 के बाद हम मान लेते हैं, 1 के बाद 7 के बीच कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। उसके बाद कोई घोल है, घोल हमें नहीं मालूम कि घोल कैसा है, उसका pH क्या है, या वो अम्लीय माध्यम में बना है या वो क्षारीय माध्यम में बना है, ये हमें यहाँ क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। A सबसे ज़्यादा अम्लीय है, सांद्र तो सबसे ज़्यादा, मान लीजिए इसका pH सब बढ़ता हुआ क्रम पूछा है तो सबसे ज़्यादा pH किसका होना चाहिए? सबसे कम pH किसका हो जाएगा? सबसे कम pH हम मान लेते हैं कि जो हमारा HCl है, मान लीजिए वो 0.1 भी हो सकता है, ज़्यादा सांद्र है तो सबसे कम इसका हो गया। फिर तनु HCl, तो 2 से लगा के 7 के बीच में वो कुछ भी हो सकता है, तो B हो जाएगा। उसके बाद में D हमें पता ही नहीं है कि वो उसका pH कितना है, कम या ज़्यादा, लेकिन न्यूट्रल पानी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो हम मान लेते हैं कि वो कोई घोल है, तो ये हो जाएगा हमारा D। और सबसे ज़्यादा pH यानी कि C। देखिए हमने ले लिया यहाँ पर सबसे कम pH यानी 0.1 किसी भी एसिड का। उसके बाद में B, उसको थोड़ा सा तनु कर दिया तो मान लीजिए 2 3 4 5 कुछ भी। उसके बाद पानी हो जाएगा 7 और आखिरी में हम रख लेते हैं
जो कोई घोल हमें दिया है, क्योंकि उसका पीएच हमें नहीं मालूम है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ABDC। इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या होगा। हाँ, ABDC, यानी कि सांद्र HCl, तनु HCl, पानी और कोई घोल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको कम करने के लिए सभागार में ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते। यानी जहाँ पर कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े हॉल होते हैं, शादी के लिए हॉल, मीटिंग के लिए हॉल आपने देखे होंगे, तो वहाँ पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। वो किस प्रकार के पदार्थ होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसी यदि किसी खाली कमरे में बोला जाता है तो वहाँ पे ध्वनि बहुत ज़्यादा परावर्तित होती है, वहाँ पे इको साउंड बहुत ज़्यादा होता है। तो उस इको को कम करने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। तो वो क्या कार्य करते हैं, अब हमें बताना है। तो यहाँ पर नाम से जैसे दिखाई दे रहा है हमें कि वो क्या कार्य करेंगे, अवशोषण का कार्य करेंगे। तो हम पूरी तो ध्वनि को अवशोषित नहीं कर लेते हैं, तो वो क्या काम करते, क्योंकि अगर पूरी ध्वनि को अवशोषित कर लेंगे तो वहाँ उपस्थित लोगों को भी सुनाई नहीं देगा, तो परावर्तन तो होगा ही नहीं तो बार बार परावर्तित होती रहेगी और वही ध्वनि बार बार सुनाई देगी, हस्तक्षेप भी नहीं करेगी। तो लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास में अनुरणन काल या रिवर्बरेशन टाइम, यानी कि एक टाइम मिलता है जिससे हमें जो व्यक्ति कोई बात कह रहा है स्टेज पे खड़ा होकर, उसके बीच में एक गैप क्रिएट कर देता है, जिससे वो उसकी द्वारा कही गई बात हमें क्लियर सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। निकट दृष्टि दोष का एक कारण है। निकट दृष्टि दोष का एक कारण है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, फिजिक्स का क्वेश्चन है और बायो दोनों का क्वेश्चन होगा। तो देखिए क्या होता है कि ये हमारी आँख का शेप है इस प्रकार से, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमारा एक लेंस लगा होता है, ये उत्तल लेंस होता है, उत्तल टाइप का। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित कर देता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर हमारे रेटिना पर इसकी इमेज बननी चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि पहले ही इमेज का बन जाना, इमेज पहले ही बन गई, रेटिना पर नहीं बन रही है, तो व्यक्ति को क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो अब क्या करना होगा कि ये इमेज पीछे बने थोड़ी सी, तो यहाँ पर हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का, क्योंकि ये लेंस क्या करता है, इन्हें थोड़ा सा फैला देगा। तो जो कि पहले बन रहा था वो थोड़ा सा पीछे बनेगी इमेज और व्यक्ति को क्लियर दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, अब हमें ये ध्यान रखना है। तो आँखों की पुतली का फैलना, पुतली ज़्यादा फैल गई है यानी पुतली बड़ी हो गई है, यहाँ पर फोकस दूरी में असामान्य परिवर्तन, आँखों की पुतली का छोटा होना या चमकीले प्रकाश की शर्त। तो अब क्या हो चुका है कि जो आँखों की पुतली है वो फैल गई है, वो ज़्यादा फैल गई है। तो और क्या हो रहा है, उसकी वजह से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण किससे बने होते हैं। ये तो आप सभी को मालूम होगा, अवतल, उत्तल और समतल तीनों प्रकार के बने हुए होते हैं, या अवतल होता है या उत्तल होता है या समतल या उपरोक्त सभी। तो दाढ़ी बनाने के लिए क्या होगा कि कोई भी चीज़ हमें क्लियर दिखाई दे या बड़ी दिखाई दे, ताकि व्यक्ति को कोई भी नुकसान ना हो। तो जो उत्तल दर्पण होते हैं वो सभी बड़ी चीज़ों को एक स्थान पे लाकर, यानी प्रकाश किरणों को संकेंद्रित कर देते हैं एक केंद्र पर, तो सभी चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती है। ये सभी आपने देखा होगा कि जितने भी गाड़ियों के कांच होते हैं वो उत्तल दर्पण से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो दाढ़ी बनाने का कांच होता है वो होता है अवतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की कांच में अधिकतम चाल होगी, सफ़ेद, बैंगनी, लाल या हरा। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लाल रंग के कांच में अधिकतम चाल होगी। किस रंग की कांच में अधिकतम चाल होगी, लाल रंग के। अगला प्रश्न, एक लड़का 5 मीटर सेकेंड के वेग से समतल दर्पण से दूर जा रहा है, तो वो किस वेग से अपने ही दर्पण प्रतिबिंब से दूर जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो समतल दर्पण होता है, यदि आप उसके सामने 1 फीट की दूरी पर खड़े हों तो आपकी जो इमेज बनेगी वो उस दर्पण के पीछे 1 मीटर बनेगी। तो यदि आपकी दूरी से उसे नापा जाता है तो 1 मीटर दर्पण तक और दर्पण के पीछे
1 फीट यदि आपने माना है तो 1 फीट, और 1 मीटर माना है तो 1 मीटर, तो उसे डबल कर दीजिएगा। तो क्या पूछा उसने कि 5 मीटर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 5 मीटर पीछे जा रहा है, तो उतना ही वेग दर्पण में भी पीछे जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? और यदि व्यक्ति से उसकी दूरी को नापा जाए तो क्या हो जाएगी वो डबल। तो उसने क्या पूछा है कि तो वो किस वेग से अपने ही दर्पण प्रतिबिंब से दूर जा रहा है, व्यक्ति से उसकी दूरी नापना है, तो डबल कर दीजिए। 5 मीटर सेकेंड था तो ये हो जाएगा 10 मीटर सेकेंड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपकरण धारा प्रबलता को मापता है? एमीटर। एमीटर क्या करता है? धारा को नापता है कि कितनी प्रबल धारा है। अगला प्रश्न, ये सभी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्लास 12 का। एक विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित होती है, तो वो क्या है? किसके प्रवाह के कारण या किसकी वजह से विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित होती है, परमाणुओं के प्रवाह से, या आयनों के, या अणुओं के। तो इलेक्ट्रिसिटी कब प्रवाहित होगी? जब चार्जेस मिलेंगे, यानी कि प्लस माइनस, तो ये क्या हो गए? आयन। तो जब आयनों का प्रवाह होगा तो विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह होने लगेगा। अगला प्रश्न, भारत देश में प्रवाहित होने वाली एकांतर धारा की आवृत्ति होती है एक जैसी धारा, अल्टरनेटिंग करंट, यानी एक के बाद एक जिसे कहा जाता है, एक छोड़कर, जैसे, तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 50 हर्ट्ज। एक एमसीबी जो लघुपथ या अधिक भार होने पर विद्युत प्रदाय को रोक देती है, किस पर आधारित है? आपने सभी ने देखा होगा एमसीबी गिर जाती है जब ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसा लगता है कि जो हमारा लघुपथ है उसको नुकसान होने वाला है, तो एमसीबी नीचे गिर जाती है, जिससे हमारा परिपथ डैमेज होने से बच जाता है। तो वो किस पर आधारित है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। तो आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, और उसी के प्रभाव के कारण वो विद्युत प्रवाह होने को रोक देती है, जिससे पूरा परिपथ डैमेज होने से बच जाता है। यदि दो प्रतिरोध 25 ओम और 15 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तब उनको 40 ओम के प्रतिरोध के समांतर रखा जाता है, तो उनका इकट्ठा प्रतिरोध होगा। दोनों का इकट्ठा प्रतिरोध हमें बताना है यदि दोनों को समांतर श्रेणी में जोड़ा जा रहा है। समांतर श्रेणी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 25 ओम और 15 ओम 2 ओम है, तो दोनों को जोड़कर, क्योंकि दो प्रतिरोध हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, तो दोनों को क्या करना है हमें? ये हो गया 25 + 15/2, तो 25 और 15 हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 40/2, तो उत्तर आ जाएगा 20 ओम। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 ओम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कार्बनिक कृषि में शामिल नहीं है? रासायनिक उर्वरक, कंपोस्ट और कृमि कंपोस्ट, हरा खाद और फसल चक्र। कार्बनिक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन शामिल नहीं? तो कंपोस्ट और कृमि कंपोस्ट तो है ही, हरा खाद भी है, और फसल चक्र भी, जो कि फसल की और मिट्टी की गुणवत्ता दोनों के लिए अच्छा होता है, ताकि मिट्टी को एक समय मिल जाता है अपने अंदर उपस्थित पदार्थों को वापस से रीजनरेट करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक। अगला प्रश्न, बाढ़ एक परिणाम हो सकता है जब पेड़ पानी को ना रोके, तब भी बाढ़ आ सकती है। जब अपरदित मृदा नदियाँ एवं झरनों में जमा हो जाए, यानी मिट्टी नदी और झरनों में जमा हो जाएगी तो पानी क्या होगा? सतह पर फैलने लगेगा, तब भी बाढ़ आ सकती है। जब नदियों में पानी का स्तर तेजी से बढ़े, तब भी बाढ़ आ सकती है। यानी तीनों कारण हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, जब मृदा की पूरी ऊपरी सतह धुल जाए तो वहाँ अपर्दन कहलाता है। यानी कि जो उसकी उपजाऊ सतह है, यदि वो पानी की या बाढ़ की वजह से पूरी धुल जाए या बह जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? परत अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, आश्रय का दोमन, या वायु अपर्दन। तो ये कहलाता है, जैसे उसने ऊपर ही बता दिया है कि ऊपरी परत, तो ये कहलाएगा परत अपर्दन। अगला प्रश्न, सौर पैनल में सौर सेल परस्पर किससे संयोजित किए जाते हैं, यानी किससे जोड़े जाते हैं? जो सौर पैनल बनाया जाता है उसमें जो सौर सेल होते हैं, ताकि वह सूर्य की
रोशनी या किरणों के द्वारा वापस चार्ज हो सके तो वो किस क्रम में लगाए जाते हैं या किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? तांबे के तार के द्वारा, चांदी के तार के द्वारा, एल्यूमिनियम के तार के द्वारा या नाइक्रोम के तार के द्वारा। तो ये होते हैं चांदी के तार के द्वारा, क्योंकि आपको मालूम है चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? पौधों में संचित चीनी या शुगर जो कि ग्लूकोज ऊर्जा का ही एक रूप है। श्वसन के समय निकली ऊष्मा, सौर ऊर्जा, किण्वन के समय निकलती ऊष्मा, सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। जब सौर ऊर्जा पौधों को मिलेगी तभी उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और फिर उनमें भोजन का निर्माण होगा। तो सबसे प्रारंभिक स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथन में कार्बनिक कृषि के लिए असत्य कथन को चुनिए। फार्म यार्ड, खाद्य का उपयोग, यूरिया का उपयोग, जैव कीटनाशक का उपयोग, कृमि कंपोस्ट का उपयोग। तो कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो जैव कीटनाशक का उपयोग तो सही हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट भी सही हो जाएगा, फार्म यार्ड का उपयोग भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिया का उपयोग। यूरिया जो कि एक केमिकल या रसायन है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न, मत्स्य पालन में इनमें से किसका प्रजनन शामिल है? कुक्कुट पालन का, यानी जिनको कहा जाता है मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, मसाले, मछलियाँ, रेशम कीट। तो मत्स्य पालन पूछ रहा है तो मछलियाँ ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कारक फसल चक्र में फसलों को चुनने में शामिल नहीं है? जल का उपलब्ध होना, फसलों की अवधि, मृदा के प्रकार और जलवायु। कौन सा कारक फसल चक्र में फसलों को चुनने में शामिल नहीं है कि आप फसल इनके ऊपर निर्भर होकर नहीं चुन रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु। हरित क्रांति किससे जुड़ा है? डॉक्टर वी कुरियन, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना और जेसी बोस। तो ये जुड़ा है हरित क्रांति स्वामीनाथन से। एक तल प्रेरक मछली की किस्म का उदाहरण है कि यानी कि जो मछली तल पर ही रेंगती है या तैरती है, वो मछली हमें बताना है। कॉर्प मछली, कतला मछली, रोहू मछली या मृगल मछली, कौन सी मछली है जो तल पर जाकर तल पर तैरती है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा या सही आंसर हो जाएगा कार्प मछली। कतला मछली किस किस्म का उदाहरण है? किस प्रकार की मछली है वो? मत्स्य सतल प्लवक, अर्ध सतल प्लवक, सतह प्लवक, जो समुद्री खरपतवार का पोषण करते हैं। तो कतला मछली एक प्रकार का सरफेस फीडर या सतह प्लवक है। पशु पोल्ट्री पोषण में कौन सा अनचाहा तत्व शामिल है? विटामिन्स, हार्मोन्स, प्रोटीन, खनिज। पशु पोल्ट्री पोषण में कौन सा अनचाहा? तो विटामिन तो ज़रूरत है, वरना जितने भी पशु होंगे उनमें विटामिन की कमी हो जाएगी तो वो भी कमज़ोर हो जाएंगी। प्रोटीन की भी ज़रूरत है, खनिज की भी ज़रूरत है, तो सिर्फ हमें हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय रक्षण किसकी जिम्मेदारी है? भारत सरकार, NGO, व्यक्तिगत या उपरोक्त सभी? तो भारत सरकार की भी जिम्मेदारी कि हमारे पर्यावरण की रक्षा करें, NGO की भी है और हमारी व्यक्तिगत भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अगला प्रश्न, वाहनों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है? पेट्रोल, CNG, डीजल या मिट्टी का तेल? तो आप सभी को मालूम है पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल से तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो इसके लिए वैकल्पिक स्रोत है CNG। वन उन्मूलन के मुख्य कारण हैं, यानी वनों का विनाश होना, स्थानांतरित जुताई, आवश्यक ईंधन, उद्योगों के लिए कच्चा माल, उपरोक्त सभी। तो बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेती करना और भूमिहीन करना, वन रहित भूमि करना भी वनों की कटाई का कारण है। ईंधन की ज़रूरत है तो भी हम वनों को काट रहे हैं, और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है तो भी हम वनों का ह्रास कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पिरामिड हमेशा ऊपर की तरफ होता है? ऊर्जा पिरामिड, जीव मात्रा, संख्या या खाद्य श्रृंखला?
तो ऊर्जा का पिरामिड, जैसे ये इस प्रकार का बनेगा, ऊपर यहाँ पर आ जाएगा हमारा सूर्य। ये हम पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। खान का मतलब होता है, जैसे कोयले की खान, हीरे की खान, सोने की खान, इसका मतलब क्या होता है? खनिज के साधनों का संरक्षण एवं परीक्षण, खनिज से हुए प्रदूषण की जांच, खनिजों तथा अयस्कों का उद्धरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो खाने होती है वहाँ से खनिज या तो हमें अयस्क के रूप में मिलता है या डायरेक्ट उसी रूप में मिलता है, तो उनको निकालना वहाँ से या उनका उद्धरण करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा वातावरणीय अनुकूलन कृषि पद्धति कौन सी है जो वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए? वो कौन सी पद्धति? ये तीसरी बार हमसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो भी वातावरण को नुकसान होगा, कीटनाशकों के प्रयोग से भी वातावरण को नुकसान होगा, और तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक कृषि, जो कि इनके लिए अनुकूल होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बनिक कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका पौधीकरण सड़क के किनारे नाइट्रोजन ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है? सफेदा, जूनिपेरस, नीम या गुलमोहर। तो सड़क के किनारे लगाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का अपचयन कर सकता, वो है जूनिपेरस। अगर आपकी परियोजना में सामाजिक जीवन को सरल बनाने के लिए एक नई युक्ति का निर्माण शामिल है तो आपकी क्रिया क्या कहलाएगी? अभियांत्रिकी रचना, वैज्ञानिक विधि, समाज सेवा या खोज। हम समाज को सरल बना रहे हैं तो ये कहलाएगा हमारा अभियांत्रिकी रचना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स में क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो वो मुड़ जाती है, धनुष आकार की हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य से फ्री में मिलता है ना, सूर्य से हमें फ्री में मिलता है। अगला प्रश्न, समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि किसके साथ शुरू होती है? परिकल्पना, परीक्षण, प्रयोग, समाधान ढूंढना या समस्या को परिभाषित करना। तो जब तक आपको समस्या ही नहीं मालूम है आप उसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्या को परिभाषित करना, कि आप अपनी समस्या को एक्सप्लेन करके बताइए, तभी उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण। आप एक कांच के गिलास में पानी भरिए, अपनी उंगली उसके अंदर डालिए, वो भी आपको आकार में बड़ी दिखाई देगी। तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जिससे उसका साइज हमें बड़ा दिखाई देता है। पौधों में ऐसे नट ऑफ शेप किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर तनाव के कारण। एगेरिकस में पोषण विधि होती है। एगेरिकस एक प्रकार का सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी पौधा है, तो इसकी पोषण विधि भी क्या हो जाएगी? मृतजीवी। अगला प्रश्न, कवक जगत के लक्षण को पहचानिए। शरीर कवक जाल कहलाती है जो बिना हरे रंग के और सुकेंद्री होते हैं। तंतु स्वपोषी हरे और सुकेंद्री के होते हैं। तंतु अशाखित स्वपोषी और प्राकेंद्री के होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि शरीर कवक जाल कहलाती है, यानी कवकों के शरीर को कवक जाल कहा जाता है और ये बिना हरे रंग के और सुकेंद्र की होते हैं। अगला प्रश्न, खुम्बी के शरीर का छाते जैसा गोलाकार भाग तथा व्रंत क्या कहलाता है? जो मशरूम होते हैं उन्हें हिंदी में खुम्बी कहा जाता है, तो उनका जो छाते जैसा गोलाकार भाग होता है और व्रंत, उसे क्या कहते हैं हम? छत्र और डंठल, क्लोम और शिग्राग्र, शिग्राक और हाइपा, क्लोम और हाइपा। तो ऊपर का जो छतरी जैसा होता है उसे छत्र, और जिससे वो टिका होता है उसे कहा जाता है डंठल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्र और डंठल। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। वैज्ञानिक पूछताछ में निहित है। जब किसी से भी पूछताछ की जाती है और वो वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है तो उसमें क्या क्या तत्व सम्मिलित होते हैं? मानव परिकल्पना को प्रमाणित करने के लिए प्रेक्षण एवं प्रयोग, समूह विचार विमर्श, समस्याओं का सुलझाने का तरीका, सामूहिक सहमति, अखबार की रिपोर्ट या AOB दोनों। तो जो कोई भी परिकल्पना है उसको प्रमाणित करने के लिए प्रेक्षण या प्रयोग किए जाएंगे, उसी को कहा जाता है वैज्ञानिक पूछताछ। यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
अतुल ने कुछ किशमिश को 100 मिलीलीटर पानी में रखा। कुछ घंटे बाद किशमिश फूल गई। ऐसा होने का क्या प्रक्रम है? तो परासरण हमने देखा होगा कि जब भी दो वस्तुओं की सांद्रता बराबर नहीं होती है तो अधिक सांद्रता वाला द्रव कम सांद्रता की ओर बहने लगता है, उसी को हम परासरण कहते हैं। तो जब अंदर जा रही है तो ये हो जाएगी हमारी अंतः परासरण। यदि किशमिश को हम पानी से बाहर रख दें तो फिर से सांद्रता बराबर होने के लिए क्या होगा, पानी बाहर आने लगेगा, तो वो कहलाएगा बहा परासरण। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ए द्रव का घनत्व बी द्रव के घनत्व से कम है। यदि दोनों द्रवों का बराबर भार ले तो क्या हो जाएगा, यानी ए का घनत्व बी के घनत्व से कम है और दोनों को हमने बराबर मात्रा में लिया तो वे बराबर आयतन लेंगे। ए ज़्यादा आयतन लेगा बी से या बी ज़्यादा आयतन लेगा। आयतन ऊपर के कारक पर निर्भर नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ए का घनत्व ज़्यादा है तो जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो ज़्यादा आयतन लेता है, तो ए का आयतन ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न, आयन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो आवश्यक होती है जब, कब आवश्यक होती है, ये हम इससे पहले भी देख चुके हैं। आयन्स के लिए तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है तब हमें आयन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यदि ऑक्सीजन के एक जार को हाइड्रोजन के एक जार के ऊपर प्रतिपादित करते हैं तो तुमने देखा है क्या होता है। यदि हमने एक जार ले लिया, ये इसमें भरी हुई है हाइड्रोजन गैस और इसके ऊपर हमने दूसरा जार रख दिया ऑक्सीजन गैस का, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि वो आपस में मिल जाएंगे और समजातीय मिश्रण बनाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिश्रण, समजातीय समांगी मिश्रण, जिससे उसके अवयवों या उसके तत्वों को अलग अलग ना किया जा सके या उनकी सीमाएं हमें दिखाई ना दे। जैसे मान लो आपने एक शक्कर का विलयन बनाया, शक्कर को घोल लीजिए इसमें अच्छी तरह से और फिर पूछिए कि शक्कर कौन सा है, पानी कौन सा है, या इसको 2 ग्लास में ट्रांसफ़र कर लीजिए और दोनों ग्लास में से अलग अलग पीकर देखिए कि आपको टेस्ट अलग अलग आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, समजातीय या समांगी मिश्रण। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम आज की वीडियो का। निम्न में से किसका क्वथनांक कम होगा। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जब हम किसी भी द्रव को ऊष्मा देते हैं और उसके उबलने की प्रतीक्षा करें तो ऐसा तापमान जिस पर जस्ट वो उबलना स्टार्ट करे वो कहलाता है क्वथनांक। तो किसका क्वथनांक कम होगा, एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव, एक वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर द्रव, एक द्रव में घुली हुई अपद्रव, एक वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर द्रव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर द्रव। जब दाब एक वायुमंडलीय दाब से कम हो तो उस पर उपस्थित द्रव, उसका क्वथनांक सबसे कम होगा, यानी कि वो जल्दी उबलने लग जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले